बात करेंगे आज नेपाल की। नेपाल आपका पड़ोसी देश है। नेपाल से हमारा रिश्ता कोई पड़ोसी देश का नहीं है। नेपाल का और हमारा खून का रिश्ता है। नेपाल, नेपाली और भारतीय आपस में भाई है और इतना हमारा अच्छा रिश्ता है उनके साथ कि हम जो ना कहें सो कम है ना। ये ठीक वैसा ही है जैसे चाचा या ताऊ का घर होता है ना, बिल्कुल एक दूसरा घर है हमारा। और नेपालियों का दूसरा घर है भारत। वो आराम से यहाँ आते हैं, अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं, अच्छा लगता है उनको देखकर। उनको हिंदी बोलना नहीं आता, वो अभी थोड़ा सा वैसा बोलते हैं, है ना। उनकी वो हिंदी भी अच्छी लगती है। उनका जो था ना, एक यूएसपी था, बहुत वफादार होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं। वो यूएसपी भी भारत में बहुत चलता है। पर खैर, लेकिन नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसको भी हम समझेंगे। दो कारणों से। एक, हमारा पड़ोसी देश है। दूसरा, हमारा नेपाल से डायरेक्ट रिश्ता है, सीधा रिश्ता है, और आज का नहीं है, जन्म जन्मांतर का है। भगवान श्री राम के ज़माने से, ठीक है। पशुपतिनाथ मंदिर भी वहीं है, तो भोलेनाथ के समय से है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेपाल को हमारे से बिल्कुल ऐसा बना देती हैं, जो जैसे कहते हैं ना कि एक शरीर के दो हाथ हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। ऐसा ही नेपाल और भारत का रिश्ता है। एक ही हमारे अंदर आत्मा है। हम दो देशों में हैं, नेपाल में और भारत में। इसलिए मैंने कहा नेपालियों का दूसरा घर भारत है। और कभी भविष्य में यदि ऐसी नौबत आती है कि भाई स्टेबिलिटी आती, कुछ आती है और लोग बोले कि नहीं भाई नेपाल पर जो है हमको वीज़ा लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हम इसका कभी भी समर्थन नहीं करेंगे, और ना ही नेपाल सरकार ऐसा करेगी तो उसका समर्थन करेंगे, है ना। देयर शुड बी अ फ्री एंट्री फॉर बोथ ऑफ अस। जो वहाँ का आईडी है उसके पास में, बंदे के पास में, आराम से आना चाहिए उसको। भारत में कोई रोकना नहीं चाहिए। ये उनका घर है। आपको अपनी नानी के घर कोई रोक दे तो कैसा लगेगा, हाँ, ठीक है ना। खैर, तो कुल मिलाकर जो है आज यही बात करते हैं। और नेपाल में क्या चल रहा है जरा उसको देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखें जरा नेपाल में क्या चल रहा है। तो इसे जेन जी प्रदर्शन कहा जा रहा है। यानी युवाओं का, बिल्कुल नए लड़के जो है ना, छोटे छोटे बच्चे जो 18 साल 16 साल वाले, जेन जी। एक नया वर्ड आ गया, जेन जी। चलो भाई, अब जेड के बाद पता नहीं कौन सी जनरेशन आएगी। जेड इतनी नहीं आना चाहिए, पर खैर, इसे जेन जी प्रदर्शन कहा गया। क्या वाकई में जेन जी प्रदर्शन है? क्या बच्चे इतना कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबिलिटी है बाय एनी चांस? कम से कम मैं इसको नहीं मानता। आइए देखें ज़रा। ये वो हुजूम है जिसे आप देख रहे हैं, और जो नेपाल की सड़कों पर, सोचिए आप, और नेपाल की संसद तक पहुंच गए साहब। अरे बाप रे बाप, क्या ये सिर्फ जेन जी हो सकते हैं? जबरदस्त आक्रोश है। और ये कहा गया, ये प्रदर्शन जो है ये युवाओं का प्रदर्शन है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम और फेसबुक बैन करने के विरोध में प्रदर्शन है। गलत। ये प्रदर्शन हमने पहले दिन, कल ही आपको बता दिया था, ये प्रदर्शन करप्शन के खिलाफ है, ऐसा वहाँ के लोगों को बताया गया है ना। क्या वाकई में ऐसा ही है या कुछ और है? आज इसको अपन पूरा एक्सप्लेन करेंगे ना। हाउ मेनी पाक एंड बांग्लादेश या नेपाल। अभी और देखिए सर, बहुत कुछ है अभी। यहाँ पनि गोली खाएको छु, मेरो चस्मा फुट्यो। आगे देश मैले प्रपर डकुमेन्टेसन बनाएको छु। यो मेरो रगत हो, नेपालीको रगत हो। नेताहरूले बोलाएका छन्, राइट? We are going to stand together, every single one of them. Are you with me? यो जिन्दगीको बोली हो। जेनजीहरू को छन्? हात उठाउनु। Once more, जेनजीज। fucking मैले रगत बनाएको छु, राइट? यो रगतको आँसु एक। चलिए, साहब कह रहे हैं छाती पे गोली है मैंने, आंख पे भी गोली खाई है। और साथ ही साथ ये टी शर्ट इन्होंने अपनी दिखाई। ये टी शर्ट जो पहने हुए थे उस समय, इससे पहले भी दिखाई 2 बार। क्या बात है। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, हैं? गाना था ना। मैं एक चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है। गोली लगी थी, डेफिनेटली हम सबके सामने लगी थी, सफ़ेद शर्ट पर या किसी भी अन्य कपड़े पर यदि लाल रंग लगता है। आपको कभी सोचा आपने कि जो हॉस्पिटल्स में जो कलर होता है बेडशीट्स का, वो ग्रीन क्यों होता है? कभी सोचा है? मैं बताता हूँ।
क्योंकि जो लाल रंग होता है ना सर खून का, ये समय के साथ काला पड़ जाता है, लाल नहीं रहता, ऐसा लाल नहीं रहेगा। ये रंग सर खून का रह ही नहीं सकता, ये रंग बदल जाएगा सर, ब्लैक स्टोन में आ जाएगा, ये पूरा एक धब्बा लगेगा काला। अब काला धब्बा दिखाएंगे तो मजा नहीं आएगा, टीआरपी नहीं मिलेगी। तो लाल रंग दिखाना है हमको, तो दूसरी शर्ट पर रंग डाल के ले आए क्या भैया? सवाल इस बात का है। अगर खून का रंग ऐसा लाल रह सकता है 2 दिन बाद, तो भाई आप जो बोलो मैं हारा, जो बोलो मैं हारा। जो ग्रुप आपको लाना आप ले आना। इसे नितिन शुक्ला बोलते हैं। ये उस चीज को पकड़ता है जिसे बड़े से बड़ा चैनल नहीं पकड़ेगा। ठीक है, ये झूठ है, फ्रॉड है, फेक है ये आदमी। 2 टूक। जो आदमी अपनी टी शर्ट या अपनी बनियान फेक दिखा रहा है, वो कितना बड़ा फ्रॉड होगा आप समझ लीजिए। आप दिखाते ना, आपका भाई ब्लैक स्टोन पे आ गया, कोई बात नहीं, आप उसे दिखाते, थोड़े दिनों में तो कत्थई कलर हो जाता है, एकदम कत्थे वाला, कत्थे में भी डार्क कत्थे वाला कलर हो जाता है ना। आपको लगेगा नहीं कि ये खून का निशान है। और इसीलिए हॉस्पिटल्स में ग्रीन कलर की चादरों को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उन पर ये रंग दिखता नहीं है, होता तो है, दिखता नहीं है। ठीक है, क्लियर है। आज आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा क्यों ये ग्रीन 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 आप लोग देख देख के परेशान हो गए हैं, क्यों ग्रीन रंग। ठीक है, क्लियर है। कोई हॉस्पिटल वाला तो बता देना भैया। खैर, तो ये कहते हैं गोली खाइए, बिल्कुल डेफिनेटली गोली खाइए, देश के लिए गोली खाइए, बिल्कुल। भाई ये लाल रंग लगा कर लाने की जरूरत थी, लिपस्टिक जैसा टंच लाल, महबूबा के होठ जैसा लाल, उफ मैं मरी जाऊँ। हमारे जो लोग दिल उड़ा रहे हैं, इनके दिल जैसा लाल, एकदम भक्क लाल, उफ। एवोलेटेड हाउ मच टाइम फॉर रिकवरी। अरे साहब, जिधर लगा के पट्टी खड़े हुए हैं उधर तो सीधा हार्ट है, पंचर करके खेल खत्म, चांस ही नहीं बचने का। पर खैर जो भी है, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है जो आपको समझना पड़ेगा। हमने इसलिए लिखा एक्सप्लेन्ड, है ना, आपको एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज़। चलिए, अब ये जो प्रदर्शन था, ये प्रदर्शन था करप्शन के खिलाफ। हमारे की मीडिया ने बता दिया, टिकटॉक इंस्टाग्राम ये सब बैन हो रहा है इसलिए, ना प्रदर्शन था करप्शन के खिलाफ। आइए, Oh my God. क्या बड़ा इवेंट हो रहा है निकल रहा है। I hope it actually got it. नहीं छोड़ अभी मुझे क्या हो रहा है। नेपाल के मेजर मीडिया हाउस को जला दिया गया, उसकी बिल्डिंग को जला दिया गया। हाँ, बर्न डाउन टू एशेस जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, वो कर दिया गया। ठीक है, प्रदर्शन किस चीज़ का था? टिकटॉक इंस्टाग्राम ये सब बैन करने पर? नहीं, वो भी नहीं था, मान लेते हैं वो था, तो मीडिया हाउस का क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं। प्रदर्शन किसके खिलाफ था? करप्शन के खिलाफ। तो मीडिया हाउसेस का क्या लेना देना? तो भी कोई लेना देना नहीं था, तो उसको क्यों जला दिया? आपको सबने बताया, अरे साहब जेन जी ने कमाल कर दिया, फलान कर दिया, ढिकान कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। पर अगर हमने भी वैसे ही बताया तो फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा सर? हाँ, हम भी वैसे ही हो जाएंगे उनके जैसे। हाँ? और क्या इसलिए प्रदर्शन था क्या? लोग कैसे कूद कूद के अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ मर गए। तो आपका प्रदर्शन किसके खिलाफ था? 1 मिनट के लिए मान लें, सरकार और पॉलिटिशियंस के खिलाफ। इसमें इन लोगों का तो कोई लेना देना नहीं था, मीडिया हाउसेस का कोई लेना नहीं था, ये कर्मचारियों को कोई लेना देना नहीं था। तो आम जनता है, अपनी नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह पा रहे हैं उसके बदले में, इनसे क्या दिक्कत थी? हाँ, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। मिलेनियल्स 1981 96, जेन जी 1997 2012 और जेन अल्फा 2010 2024। हमारा कौन सा भैया, हम तो आउट ही हो गए, कहूँ ना आए हैं। खैर, धन्यवाद बताने के लिए भैया, ऐसा भी सब चलता है दुनिया में। बताइए क्या हालत है। चलिए अब आगे चलते हैं और ज़रा देखें, लेकिन नेपाल में सब कुछ हुआ क्यों? नेताओं के प्रति इतनी नफरत, और जिसने एजेंडे चलाए, जो लोगों के साथ साइडलाइन हुए, जो भारत के साथ जिन्होंने, जो भारत के साथ खिलाफी करी, भारत खिलाफी जिन्होंने करी, उनका हश्र भी तो देख लें। अमेरिकी दल, गठबंधन सरकार, भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद। ओली, हे ओली, तो ओली तो गई नहीं, ओली गया, सॉरी। केपी शर्मा ओली, ये वो हैं जो में बैठ गए थे चाइना की, ये वो हैं जो चाइनीज एजेंट के साथ जिनका सेक्स कांड हो गया था, उसने इनको हनी ट्रैप कर लिया था, और ये जो चाइना कहता था वो करते थे। और भारत के खिलाफ इन्होंने बहुत अंटशंट किया, बहुत अंटशंट, भारत के खिलाफ बेहद अंटशंट इन्होंने बोला। जो हमारे किसी भी प्रकार से कोई झगड़ा नहीं हमारा, उसको झगड़े को अननेसेसरी क्रिएट करना, हमारा कोई झगड़ा नहीं है,
नेपाल के साथ में किसी प्रकार का कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन अननेसेसरी भारत के पार्ट को क्लेम करना और बॉर्डर डिस्प्यूट बताना, ये चाइना का एक सिनिस्टर प्लान था जो केपी शर्मा ओली के साथ खत्म हो गया। क्या वाकई में खत्म हो गया या अभी और चलेगा? ओली के खिलाफ लोगों का गुस्सा जायज़ है, बनता है, गुस्सा तो सर और भी है। जरा उसको देखें। हाँ 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 हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा, लाल झंडा, ये गया कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा। और ये होता है जब क्रांति आती है, और ये क्रांति बंदूक से नहीं आ रही सर, ये क्रांति युवा क्रांति है, ये है वो क्रांति। इस पूरे एपिसोड में अगर सबसे अच्छा दिल को सुकून देने वाला कोई एपिसोड है तो यही है। तो ओली उतर गए, ओली की टॉली उतर गई, और टॉली की डोली भी उतर गई। यानी कम्युनिस्ट चाइना जिस प्रकार से घुसा हुआ था, कम्युनिस्ट जिस प्रकार से नेपाल को अंदर से घुन की तरह से खा रहे थे, उनकी शामत आ गई, झंडा उतारकर फेंक दिया गया। तो क्या कम्युनिस्टों की शामत आई? देखेंगे, अपन बात करेंगे। यू एंड आई फ्रॉम जुरासिक टाइम्स, हाँ ये बात भी सही है। तो क्या वाकई में ऐसा हुआ? असल में चल क्या रहा? पहले तो देखें, प्रदर्शन देख लीजिए पहले दबाकर। इसके बाद जो है प्रदर्शनकारी कहाँ पहुँच गए? इसके बाद प्रदर्शनकारी जो है पार्लियामेंट में पहुँच गए। पार्लियामेंट के पहले जो सब तोड़ दिया, ये देखिए पीछे बैरिकेडिंग दिख रही है, सब तोड़ दिया। भारत के लोग इन सब चीज़ों को देख के बड़े खुश थे। कम्युनिस्टों का झंडा उतर रहा है, इसको देखकर खुश थे। ये भी देखकर खुश थे कि ओली और ये तमाम सारी जो सरकार है इसको पलट गया, तख्ता पलट कर दिया गया। दे वर मोर देन हैप्पी, बट देयर इज समथिंग मोर देन मीट्स द आई। नेपाल की पार्लियामेंट का क्या हाल हुआ जरा देखें। लड़ाई थी आज़ादी की करप्शन से, तो पार्लियामेंट में आग क्यों लगा दी भाई? पार्लियामेंट में क्यों घुस गए? ये तो डेमोक्रेसी का मंदिर है, इस डेमोक्रेसी के मंदिर को के अंदर क्यों घुस गए? इसकी क्या जरूरत पड़ गई? इनको तो ये पता भी नहीं कर क्या रहे हैं। ये तो प्यादे हैं, इन्हें मालूम ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। बस ये तो एक जुनून में कर रहे हैं कि हमें नेपाल में बदलाव चाहिए। इन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कैसे? वो भी देखेंगे। भारत के लोग आज बड़े खुश हैं, पर भारत के लोगों को और नेपाल के लोगों को खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप पार्लियामेंट को बर्न डाउन कर देते हो तो इसका मतलब आप आगे क्या करोगे? पार्लियामेंट तो डेमोक्रेसी का मंदिर है, इसी को जला दिया। जब इसी को जला दिया तो अब संसद खत्म हो गई तो चलेगा कैसे देश दादा? ये आपको उस समय सोचना चाहिए था। संघीय संसद सॉरी, संसद खत्म तो संविधान खत्म, संविधान खत्म तो कानून खत्म, कानून खत्म तो डेमोक्रेसी खत्म, डेमोक्रेसी खत्म तो फिर किसका राज? राज किसका आएगा? कम से कम डेमोक्रेसी तो नहीं लग रही। जिसने भी किया बहुत अच्छी तरह से प्लान करके किया भाई। बंगाल वाले कब सीखेंगे क्रांति ऐसे होता है? अरे रुकिए साहब, कहाँ बंगाल में क्रांति करा रहे हो? बहुत सारे लोग हैं जो क्रांति कराना चाहते हैं इस देश के अंदर। अब इसके बाद जो है रील्स आती हैं। ये बताने का प्रयास हो रहा है कि ये जनता के द्वारा किया गया तख्ता पलट है। ऐसा जनता को फील भी कराया जा रहा है कि तुमने कर दिया, पर एक्चुअली तो नहीं है, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है उससे हटकर बहुत कुछ है। लेकिन रील्स में दिखाया जा रहा है कि जनता तो निहत्ती कुछ नहीं है उसके पास, वो तो गए, उन्होंने तख्ता पलट कर दिया, आग लगा दी, दे आर मोर देन हैप्पी। वो तो रिजॉइस कर रहे हैं, एकदम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुश हैं। और पर्दे के पीछे की भी कुछ है जो शायद आपको कोई ना दिखाएगा, हमें दिखाना पड़ेगा। क्रांति कभी इतनी आसानी से नहीं आती, ना ही इतनी सस्ती होती है। वाह क्या बात! कौन है ये लोग? किसने इनको चलाना सिखाया बंदूक? इन्हें बंदूक चलाना किसने सिखाया? बंदूक पकड़ना किसने सिखाया? अरे शाबाश, लोडिंग हो रही भाई। एक मिनट। हाँ, ये गोरा चिट्टा सा आदमी कोई फॉरेनर तो नहीं है भाई? ये ऐसे घूमते हुए शर्ट के लोग, बाकी सब तो शर्ट पहने हैं, पर ये लोग ऐसे कैसे घूम रहे हैं? कौन है ये लोग जिनको इतनी गर्मी लग रही है भाई नेपाल में? कहाँ से आए? कहीं विदेश से आए क्या? कौन हो भाई, ये तो बताओ। तो बंदूकों के साथ, बंदूकों से लैस लोग जो है संसद में घुसे। संसद में घुसने के बाद में जो है इन्होंने संसद को आग लगाई है। पर उससे पहले और भी बहुत कुछ हमको देखना पड़ेगा। जो बताया जा रहा है क्या वाकई में ऐसा है? कई सारी जो है
बिल्डिंग्स को आग लगाया गया। आखिर ये नोट उड़ा कौन रहा है? ये नोट आ कहाँ से रहे? ये नोट उन बंगलों में से निकल रहे हैं जो मंत्रियों के घर हैं, उनको लूटा जा रहा है। मंत्रियों के घरों में बताया जा रहा है इतना पैसा है। क्या ये वाकई में ऐसा है, या फिर पैसे के सूटकेस अलग से, बक्से अलग से तैयार थे कि जब ये लोग वहाँ अंदर जाएंगे तो कुछ खास लोग ऊपर से जाके इन्हीं बक्सों में से, हमारे सप्लाइड बक्सों में से जो वहाँ से नोट उड़ाना शुरू कर देंगे? ये बताएंगे। नैरेटिव भी तो सेट होना चाहिए सर कि ये मंत्रियों के पास पैसा मिला, ऐसा है। या फिर वाकई में अगर मंत्री भागे तो अपना कैश इतना छोड़ के चले गए, लेके क्यों नहीं गए? कैश में क्यों रखा? गोल्ड में क्यों नहीं कर लिया इतना सारा कैश? तो पट से इतने से गोल्ड में हो जाता कन्वर्ट। ज़्यादातर गोल्ड में ही कन्वर्ट करते हैं लोग, हीरे में, गोल्ड में और बिटकॉइन में आजकल तो बहुत ईजी है। तो फिर ये कैश कहाँ से आया? नैरेटिव सेट होना चाहिए सर, लगना चाहिए कि हाँ ऐसा ही है जैसा हो रहा है। हमने बताया ना, जैसे लोग जा रहे हैं, नाच रहे हैं, पीपल आर मोर देन हैप्पी, लेकिन असलियत तो बंदूक में है। खैर, सारी जगहों पर आग लगाई गई। क्या वित्त मंत्री, क्या ऊर्जा मंत्री, किसी का घर नहीं छोड़ा गया। सवाल इस बात का, जब ये सब कुछ हो रहा था तो पुलिस और जो प्रशासन था वो कहाँ था? सरकार भले ही तख्ता पलट हो जाए, लेकिन कहाँ गया वो सब? कहाँ है पुलिस, आर्मी, ये सब कहाँ है? ये जो घर है ये नेपाल के ऊर्जा मंत्री का है। ऊर्जा मंत्री के घर से नोट उड़ रहे थे, ओके ठीक है। ऊर्जा मंत्री भ्रष्ट होंगे, बाकी सारे मंत्री भ्रष्ट हो सकते हैं। घर को जलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? घर किसने जलाया? नोट कैसे उड़े? आप तो सारे लोग आके सत्ता परिवर्तन कर देते, इसने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पर ये सब हुआ कैसे हुआ? खैर, ऊर्जा मंत्री नहीं, केपी ओली नेपाल के प्रधानमंत्री, उनका घर भी नहीं बख्शा गया। लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थे। ऐसा पोर्ट्रेयल किया जा रहा है, ऐसा बताने का प्रयास किया जा रहा है कि लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा किसी की सुन ही नहीं रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के घर में भी आग लगा दी। गुस्सा तो था, इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों को लगता था कि गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार इसलिए बनी है क्योंकि ये लोग एक दूसरे से मिलकर जो एक दूसरे के खिलाफ जो करप्शन के केसेस हैं उनको ख़त्म कर देंगे। अच्छा, चलिए आगे देखें। ओली का घर तो गया, ओली का घर जल गया भाई। कॉकरोच परेशान है। नेपाल विल बी बैंकरप्ट एंड पीपल विल बी बेगिंग। गुरुजी, ओनली क्वेश्चन फॉर ऑल सराउंडिंग्स हु आर दोज हु वांट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। नहीं, वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट होगा? अभी उससे पहले बहुत कुछ होता है। अभी तो कहाँ। तो ये ओली साहब का मकान जल रहा है। ओली साहब के मकान की एक और तस्वीर दिला दें। महल है, महल मकान का। अब जो है ओली का घर जल गया, प्रधानमंत्री का घर भी जला दिया। चलिए, खाली ऐसा नहीं प्रधानमंत्री का घर जला, और भी लोगों के घर जले, लगभग सभी के घर जले। जब प्रधानमंत्री का घर जल गया तो ओली क्या कर रहे हैं? ओली भाग गए नेपाल छोड़कर। हेलीकॉप्टर से ओली भाग गए नेपाल छोड़कर। ना, ये तो वो है जो एक आम आदमी बात करेगा, आम पत्रकार या आम चैनल बात करेगा। अगर आप यहाँ हैं तो सर कुछ तो अलग मिलेगा। ओली भाग गया नेपाल छोड़कर, या सेफ पैसेज दिया गया नेपाल छोड़कर निकलने का, जैसा बांग्लादेश में दिया गया था, जैसा अफगानिस्तान में दिया गया था अमरुल्लाह सलेह को अमेरिका के द्वारा, बांग्लादेश में शेख हसीना को अमेरिका के द्वारा।
तो ये सेफ पैसेज किसने दिया? उन्हीं लोगों ने जिन्होंने पूरे नेपाल में आग लगाई, उन्होंने ही सेफ पैसेज दिया। सेफ पैसेज किसके अमेरिका ने दिया और किसको इंस्ट्रक्ट किया? जो लोग यहाँ नीचे प्रदर्शन कर रहे हैं, नेपाल के लोगों तक अगर मेरी बात जा रही है तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप जिनको अपना नेता मान रहे हैं, उन नेताओं ने ही उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया कि इनको जाने दो, इनके बीच में मनी, उसको पहले जाने दो, उसके बाद आग लगाना। इतने बजे तक का टाइम उनको दिया, उतने बजे में आप छोड़ दो और धीरे समझा दिएगा, इसके बाद तो लोग आ रहे हैं तो घर में आग लगा देंगे। तो आप जो सोच रहे हो कि हमारे नेता ने हमसे ये करवा दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, आपका जो नेता सर वो ऑलरेडी इन नेगोशिएट करने के बाद में कि ओली चला जाएगा, सेफ पैसेज दिया, क्यों जाने दिया? ओली तो भ्रष्टाचारी, उसको क्यों जाने दिया? उसको रोकना चाहिए था नेपाल में, उसको तो सजा देनी थी, उसको तो जेल में पहुंचाना था, पर उसे तो भगा दिया। कहाँ गया मालूम नहीं। सोचिए, दिमाग लगाइए सर, कहाँ हैं आप लोग? विचार कीजिए। चलिए, तो ओली तो हो गए फुर, बाकियों का क्या हुआ? बाकियों को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारा गया। ओली भागे तो बाकी सब भी भागने शुरू हुए, मंत्री संतरी भी भागे। अब लोग इतने सारे कि भागे कैसे? तो कार ही चढ़ा दी साहब लोगों के ऊपर। तो भागने की ऐसी होड़ थी कि ऐसे भागे कि साहब जनता के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी। अब इसके बाद उन्होंने छोड़ा होगा? सवाल ही नहीं उठता। सरकारी अधिकारी हैं जो भाग रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारी, वो भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने नेपाल को दीमक भी इतनी पूरी तरह से नहीं खाती जिस तरह से ये लोग चाट गए, पूरे नेपाल को सब कुछ खा गए। आइए और लोगों का भी देखें क्या हाल है। डिप्टी पीएम साहब, इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, ये भागे यहाँ से, और ये पड़ने वाली लात, ये पड़ी लात गया। फिर भागा उठ के। ये नेपाल के डिप्टी पीएम थे जो इस तरह से पिटे सड़कों पर, दैत धनाधन, क्या फ्लाइंग लात पड़ी है, धड़ाम से एकदम से गिरे। तो डिप्टी पीएम साहब, आपने जनता को इतना क्यों परेशान कर लिया? वित्त मंत्री को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। क्या वित्त मंत्री, क्या डिप्टी पीएम, सबकी वाट लगी है। कोई नहीं बचा आज, सबको मारा है। मारने वाले लोग कौन हैं, ये भी विचार करने वाली बात है। खैर, तो तमाम सारी जगहों से भाग रहे थे। नेपाल के डिप्टी पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु प्रसाद पौडेल उसके बाद छूटकर भागे। तो भागे तो हेलमेट पहन ली और बिना कपड़ों के ही भाग रहे थे भाई, अंडरवियर में। जनता ने यहाँ भी पकड़ लिया और यहाँ भी धुलाई दी। क्या हालत हो गई। सरकार तो सरकार गई, इतनी भयंकर दुचाई तो कहीं नहीं हुई। दौड़ा दौड़ा कर पब्लिक ने सड़क पर मारा, दौड़ा दौड़ा कर। पब्लिक में गुस्सा था, बेहद गुस्सा पब्लिक थी। वो गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलना था करप्शन के खिलाफ। नेपाल पहला ऐसा देश बन रहा है जो करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है, ऐसा दुनिया को बताया जा रहा है। पीछे से तो कोई और ही चल रहा है, चाल तो कोई और चल रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन रियलिटी तो शायद कुछ और हो सकती है। आइए आगे देखें, एक और खबर की तरफ चलते हैं जो बहुत गंभीर है। मंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने जिंदा जलाया। ये बेहद दुखद और बड़ी खबर इस समय की। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। तो मतलब अगर हालात पर काबू नहीं पाए गए तो ये हालात बेहद खराब हो सकते हैं। पत्नी को जिंदा जला दिया गया है। यहाँ पर भीड़ जो है वो बेकाबू हो चुकी है। कुल मिलाकर इस देश की युवा पीढ़ी ये बता रही है कि अब तक इतने सालों तक जो भी सत्ता में रहा, जिसने भी शासन चलाया, उसने देश को बर्बाद किया, और वही गुस्सा जो है वो अब निकल रहा है इस युवा पीढ़ी का। विद्रोह के बीच नेपाल से बड़ी खबर, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया है। झलनाथ खनाल की ये पत्नी जिनको जिंदा जलाया गया है, बेहद दुखद ये खबर है। भीड़ बेकाबू हो चुकी है। सेना पूरी तरह से विफल साबित हो रही है इस भीड़ को काबू करने में। ये देखिए पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री देववा है, उनके ऊपर भी हमला बोला गया, उनको बड़ी मुश्किल से सेना ने रेस्क्यू किया। और तो ये सारे वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं चीन और अमेरिका के हाथ में खेल रहे थे। उसी चीन और अमेरिका ने आज इनको निपटा दिया, किसी दूसरे ने नहीं सर। देबुआ जी की परिवार की भी क्या हालत है जरा देखें।
ये देबुआ जी के घर में घुसकर देबुआ जी को पीटा जा रहा है। लगे ये उनकी पत्नी है। कल तक जो लोग राज कर रहे थे, आज उनकी ये गत हो गई। पत्नी को भी नहीं छोड़ा लोगों ने, खूब मारा। ये पड़ी लात। तो ये देबुआ जी का हाल हुआ। बचा कोई नहीं सर, एक से एक निपटे और दनादन मारा गया, घर में घुस घुस के मारा गया। ये तब होता है जब आप जनता में आक्रोश बहुत होता है। तो इस आक्रोश की वजह करप्शन बताया जा रहा है, या करप्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नेपाल की संसद है साहब, संसद जिसे जला के ध्वस्त कर दिया गया। सोचिए जब जनसैलाब आता है तो ये स्थिति हो जाती है। नितिन जी आपकी राय क्या सराउंड हो रहा है भारत का? सारे पड़ोसी गए, अब यही टेम्पलेट ही ट्राई होगा, बस 10-20 हज़ार लोग से गवर्नमेंट शुड बी अलर्ट। आ रहा हूँ प्रतीक जी, उसी बात पर भी आ रहा हूँ, सभी चीज़ों पर आऊँगा। पर इस सबके बीच सेना ने आखिर कुछ रोका क्यों नहीं? सेना क्या कर रही थी? देखें, सेना को तो रोकना चाहिए था। सेना देश की चुनी हुई सरकार के लिए होती है। देश की चुनी हुई सरकार मौजूद थी। देश की चुनी हुई सरकार को बांग्लादेश में और नेपाल में दोनों जगह अपदस्थ कर दिया गया। नॉट टू फॉरगेट म्यांमार भी। अरे गजब, ऐसे नीचे लेट जाओ सेना रुक जाती है क्या? हमें तो नहीं मालूम ऐसा। हमें तो ये मालूम है सेना जब अपने रूप में आती है तो सबको कुचल के निकल जाती है। तो फिर सेना इसमें ऐसी चुप क्यों थी? रोहित मांझी के लेटेस्ट ट्रम्प टेल्स यूरोप टू इम्पोज 100% टैरिफ ऑन चाइना इंडिया। गुरुजी कनेक्ट द डॉट्स। आ रहा हूँ रोहित जी, उस पर भी आ रहा हूँ, है ना। अब सोचिए ज़रा, आप एक चीज़ को देखिएगा, चाहे बांग्लादेश का मॉडल हो, चाहे अफगानिस्तान का मॉडल हो, चाहे श्रीलंका का मॉडल हो और चाहे नेपाल का हो, सेना और पुलिस की जो भूमिका है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क में रही है। यही सवाल मैंने बांग्लादेश के टाइम भी उठाया था और यही सवाल मैं आज भी उठा रहा हूँ। सेना के जो आपके अधिकारी होते हैं ये अक्सर बाहर आते जाते हैं, इनको ट्रेनिंग भी मिलती है, इनको किताबें भी पढ़ाई जाती हैं। इनको जो किताबें जो पढ़ाई जाती है वो भारत में भी जो पढ़ाई जा रही है वो गजब की सेक्युलरिज्म की, खतरनाक सेक्युलरिज्म। सेना के अंदर आप धर्म की बात नहीं कर सकते, मुस्लिम कर लेते हैं, हिंदू नहीं कर सकते। खतरनाक ढंग से जो है सेक्युलरिज्म पढ़ाया जाता है और खतरनाक ढंग से पढ़ाया जाता है हम देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए। नहीं, आप सिर्फ देश के लिए नहीं है, आपका काम हर चुनी हुई सरकार की करना भी है। ये सेना का ही काम है, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी मेंटेन होगी देश की। अगर सेना कहेगी कि नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे देश पे आकर कोई विदेशी व्यक्ति अंदर से आकर यदि कुछ कर दे तो हम उसमें कुछ नहीं करेंगे, तो फिर तो आप बेकार है, आप तो यूजलेस हो। क्योंकि आपको तो पता नहीं चला कब आपके दरवाजे के नीचे से कोई घुस गया और कब आपकी कारपेट जो है वो छीन ली गई, आपको पता ही नहीं है। आप गिर पड़े और आपको एहसास ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। तो सेना का काम जो है ये भी है। नए दुनिया में, बदलती दुनिया में सेना को आप ये कभी बता नहीं पाए और यही अफसोस है। और इतनी आसानी से जो है तमाम सारी जगहों पर तख्ता पलट हो गया। अमेरिका ने तख्ता पलट एक जगह और ट्राई किया था, नाम है वेनेजुला। वहाँ पे तख्ता पलट हो गया, उन्होंने कहा बिल्कुल हो गया, सब कुछ हो गया, बिल्कुल इसी स्टाइल में हुआ था। उन्होंने बोला बिल्कुल बढ़िया हो गया, आ जाइए राष्ट्रपति भवन में। अब आप ही राष्ट्रपति हैं जो वहाँ के सेनाध्यक्ष थे। और जैसे वो राष्ट्रपति भवन में आया, खटाक से मोटरों ने उसको अरेस्ट करवा लिया। इसे बोलते हैं नहले पे दहला। और अमेरिका तब से लेकर आज तक बस तेल मिला ही रहा है, कुछ नहीं उखाड़ पाया वेनेजुला का। और आज भी अभी उनके जो युद्ध पोते उनके ऊपर से उसने अपना हवाई जहाज उड़ा दिया, आज नहीं मतलब 1-2 दिन पहले, और खुला चैलेंज कर दिया अमेरिका को, लड़ना है तो आज आमने सामने, देखेंगे जो होगा सो। अमेरिका कभी आमने सामने नहीं लड़ेगा, उसको डर है आमने सामने लड़ने का, वो सिर्फ प्रॉक्सी वॉर लड़ेगा, है ना, ताली बजाने वाला काम, ठीक है ना। पर नितिन जी, सेना एंड पुलिस के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, यही तो बात है, यही बात है मेन, उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है। खैर,
अब www.nitinshukla.com पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उस QR कोड को स्कैन कीजिएगा, अपनी फ़ीस का अमाउंट भरिएगा, एड नोट में अपना नंबर और नाम लिखिएगा और उसे सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल हैं, इन्हें फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो बटन है इसे दबाकर ये 2 चैनल हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट कर दें। हमारे यहाँ सर अगर आप QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करेंगे या पेटीएम पेपाल से करेंगे या किसी अन्य तरीके से करेंगे या हमें आकर आप पैसा भी देंगे तो हम आपको मारते नहीं हैं, हम आपको आपका पैसा छीन के भगा नहीं देते कि चल बे बटुए में क्या वो निकाल। हम पूरी इज्जत के साथ आपकी इज्जत करते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों की वजह से ही हमारा चैनल चलता है। बस यही फ़र्क है, ठीक है। कृतज्ञ रहना जो आपके सपोर्टर्स हैं उनके प्रति, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पेमेंट नहीं कर सकते, तो ऐसा मतलब ये नहीं कि अपन उनके कृतज्ञ नहीं, उनके भी उतना ही कृतज्ञ हैं कि ठीक है कम से कम सीख तो रहे हैं, बच्चे हैं। क्या कारण है ऐसा कि भाई मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं तो आपके घर नहीं आता, नौकरी लग जाती है उसके बाद कहते हैं साहब 4 साल से देख रहे थे, अभी 6 महीने का पेमेंट करते फिर 6 महीने का करेंगे, पूरे 4 साल का हिसाब चुकता करेंगे। मैं तो नहीं कहा किसी से, मैं किसी को जाके पकड़ तो सकता नहीं हूँ, पर ये प्रेम होता है। अगर आप किसी से प्यार से बात करेंगे, अगर आप किसी के प्रति कृतज्ञ रहेंगे तो सामने वाला भी सोचता है, उनको पता है कि आज हमारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, कल आएगा तब देंगे, तो अपने मन से देते हैं, है ना। आप सब कहीं भी हों दुनिया के किसी भी कोने में, एहसान फरामोश मत बनिएगा कभी जीवन में। अगर आप एहसान फरामोश बन गए आप इतने बदनाम हो जाओगे सर, जब आप मर रहे हो तो आपको पानी भी नहीं पिलाएगा कोई आदमी, है ना। कोई व्यक्ति हो, मुझे आज भी याद आता है, पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं, मैं नहीं लेता नाम। SJ प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। जैसे कोई पेमेंट करता कहता हूँ ना बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो मैं उनको पेमेंट, जब भी वो पेमेंट करते थे एक अच्छा अमाउंट पेमेंट करते थे, मैं हर बार उनको धन्यवाद लिखता था। तो वो बोले कि गुरु जी आप मुझे धन्यवाद मत लिखा करो, मुझे बहुत बुरा लगता है आप धन्यवाद लिखते हो। तो मैंने धन्यवाद क्यों नहीं लिखा, आप मुझे पेमेंट करते हो तो उसका धन्यवाद तो मुझे देना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, उन्होंने किसी को सपोर्ट किया, जिस बंदे को उन्होंने सपोर्ट किया वो आगे बढ़ गया, नेता उन्होंने बना था, उस नेता बना दिया सर। तो पलट कर उसने एक बार जो है उनको धन्यवाद नहीं दिया तो उनको थोड़ा बुरा लगा। तब उनको एहसास हुआ कि मैं धन्यवाद क्यों बोलता था, तो उन्होंने फ़ोन करके बोला कि मैं कभी समझ नहीं पाया कि धन्यवाद क्यों नहीं बोलते थे। अभी मुझे थोड़ा सा बुरा लगा उसका एटीट्यूड देखकर, मतलब वो उसकी कृतज्ञता ना होना, थैंकलेस होना देखकर मुझे बुरा लगा। तो ऐसा होता है, हम कितने भी बड़े हो जाएं कभी भी छोटे से छोटे व्यक्ति के प्रति थैंकलेस नहीं होना चाहिए, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, है ना। याद रखना चाहिए हमेशा और अपनी कृतज्ञता जो है उसके प्रति ज्ञापित करनी चाहिए, राइट। चलिए, हम लड़ सकते हैं आपसे, डांट सकते हैं आपको, एहसान फरामोश नहीं हो सकते, थैंकलेस नहीं हो सकते। आप मुझसे लड़ सकते हो, ठीक है, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एहसान फरामोश हो जाएंगे, राइट। तो लेट अस बी वेरी क्लियर, ऑलवेज बी थैंकफुल टू एवरीबडी। हम सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, सबके प्रति थैंकफुल हैं जिन लोगों ने जो है हमें यहाँ पर जो है अपना सपोर्ट दिया, ठीक है। आई कांट एक्सेस पेट्रोन गेटिंग बैंड लाइक टिकटॉक, इज इट गेटिंग बैंड, पता नहीं, मेरे साथ भी काफ़ी सारे चेंजेस करा, उन्होंने पेज ही चेंज कर दिया, पता नहीं कुछ किया पेट्रोन में, मुझे भी आइडिया नहीं है ना। खैर, लेकिन काफ़ी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी कुछ लोग के ख़त्म भी हो गए पेट्रोन जो उन्होंने कर रखे थे, तो पता नहीं ऐसे कैसे हुआ। चलिए अब आगे चलते